मोदी जी के हार्ड वर्क, उनके पैशन, परसेवरेंस और उनके जो कमिटमेंट है उसको हमेशा सलाम करता हूँ। और मैं सबको कहता हूँ कि इस एज में जिस मेहनत से मोदी जी काम कर रहे हैं, ऐसे नेता बहुत कम मिलते हैं कि खराज देने से इनकार करके देखते हैं, अमीर शहर से तकरार करके देखते हैं। ये रहनुमा मीन्स लीडर्स, ये रहनुमा तो जगाने से भी न जगे, चलो आवाम को बेदार करके देखते हैं। कि पत्रकार वो जिसकी कलम न रुके, न थके, न झुके, न बिके और न भटके। जमशेदपुर में करीम सिटी कॉलेज में है और सर मिले हैं जो मास कॉम से एक्सपर्ट हैं और कई सारी चीज़ की जानकारी दे रहे हैं। सर से सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच। सर मास कॉम की बात करें तो स्टूडेंट्स के कैरियर कितना इम्पोर्टेंट है अभी के टाइम में, और जर्नलिज्म की बात करें अभी के दौर का जर्नलिज्म कैसा चल रहा है, वो थोड़ा मुझे बताएं। देखिए, ये बहुत ही बड़ा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले मैं करियर एस्पेक्ट पे बात करूं कि जब मैं आज से 36 साल पहले स्टूडेंट था और मुझे खुद मेरा इंटरेस्ट जर्नलिज्म में था, जब उस वक्त लोग कहते थे कि जर्नलिज्म में जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि आज के जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इन्फ्यूज़न नहीं था, इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पेनिट्रेशन नहीं था। और फिर उस वक्त हमारे टीचर्स ने हमें डराया और मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ने लगा। लेकिन आज अगर आप पिछले 10 सालों के डेवलपमेंट को देखेंगे तो जर्नलिज्म एक ऐसा करियर है जिसके लिए कोई किसी चैनल को जाना या किसी ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी करना ही ज़रूरी नहीं है। अगर बच्चे के अंदर स्किल है, बच्चे के अंदर कैपेबिलिटी है और वो सिर्फ अच्छा लिखना जानता हो, अच्छा बोलना जानता हो और थोड़ी रीडिंग हैबिट या रिसर्च की हैबिट हो, तो वो सेल्फ रिलायंस जर्नलिस्ट बन सकता है, फ्रीलांस जर्नलिस्ट बन सकता है। और आप देखें, आपने दूसरा सवाल ये पूछा कि इस वक्त की जर्नलिज्म की क्या हालत है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इस वक्त के जर्नलिज्म की जो हालत है, अगर ऐसी हालत अंग्रेज़ों के ज़माने में हमारी फ्रीडम स्ट्रगल के आसपास होती तो शायद देश आज़ाद नहीं होता। देश को आज़ाद कराने में आप जितने फ्रीडम फाइटर्स हैं सबको देखें, सबका जर्नलिज्म का बैकग्राउंड रहा है, चाहे गांधी जी रहे हों, चाहे सरदार पटेल रहे हों, चाहे मौलाना आज़ाद रहे हों। मौलाना आज़ाद की तो एक कहानी है, यहीं कोलकाता में रहते थे और एक पर्चा निकालते थे अल हिलाल, और जब वो अंग्रेज़ों की सारी पॉलिसीज़ होती थी वो सब एक्सपोज कर देते थे और पूरा हिंदुस्तान उसके पीछे तहलका मच जाता था और अंग्रेज़ों की जो इमारत है वो हिलने लगती थी। और वो उन्होंने अपना एक मैसेंजर भेजा ये देखने के लिए कि भाई ये जो पर्चा निकालता है एडिटर, ये है कौन जो मेरी चीज़ों को इस तरीके से एक्सपोज कर रहा है और अपनी आवाम को, अपनी देश की जनता को जगा रहा है। तो देखा है कि 18-19 साल का नौजवान ये पर्चा निकालता है और इतना बड़ा मैसेज कि मेरी जो ऑलमोस्ट महीने की पॉलिसी है वो एक पर्चे से एक्सपोज करता है। तो अगर इस तरीके की बेहिसी होती जर्नलिज्म में, या हम बहुत आगे बढ़ के कहें तो 80-90% जर्नलिज्म जो इस वक्त हो रही है वो गवर्नमेंट के माउथ पीस के जैसे हो रही है। होना ये चाहिए था कि जो आवाम के मुद्दे हैं, जर्नलिज्म क्या है, आवाम की आवाज़ है, देश की जनता की आवाज़ है, हम गवर्नमेंट की आवाज़ बन के ना काम करें। हो सकता है गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही होगी किसी क्षेत्र में, उसे प्रमोट करें, बताएं। लेकिन जहां गलती हो रही है, जहां आवाम परेशान है, जो अवामी मुद्दे हैं, उनको अगर हम आवाम तक नहीं लाएंगे, जनता तक नहीं लाएंगे, उनके बारे में हम सरकारों से सवाल नहीं पूछेंगे, तो सवाल पूछे हैं आवाम से, सवाल पूछ रहे हैं अपोजिशन से। अपोजिशन को लोगों ने रिजेक्ट किया है, इसी वजह से रिजेक्ट किया है कि वो लोगों की नीड और अपेक्षाओं और आकांक्षाओं तक नहीं पहुंच पाई, लोगों की उम्मीदों पे पूरी नहीं हुई। तो जो सरकार को वोट दे के बैठाला है उनसे सवाल पूछना पड़ेगा। सर, लोकसभा 2024 का चुनाव अहम है और मतलब कि पूरा देश जो है इस माहौल को किस रूप में देख रहे हैं? ये देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है और मैं ये नहीं कहूँगा किस पार्टी को वोट दें लोग, लेकिन मैं ये कहूँगा कि वो अपने अपने इलाके में सोच समझ कर, अपने एक इमोशन और जज्बात से ऊपर उठकर सिर्फ ये देखें कि देश के लिए कौन ज़रूरी है। देश को आज़ाद कराने में हमारे पुरखों ने, हमारे बड़ों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। उन कुर्बानियों को अगर हम भूल जाते हैं और अगर हमने ठीक से वोटिंग में अपना पार्टिसिपेशन न लिया या हमने सोच समझ के वोट नहीं किया, तो वो सब की कुर्बानियाँ रायगा जाएंगी, वो सब कुर्बानी बेकार हो जाएगी। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने निजी पसंद से, अपने इमोशन से, अपने जज्बात से, अपने कास्ट से, अपनी बरादरी से, ये छोटे छोटे जो अपने कंसर्न से, इनसे ऊपर उठकर हम ये देखें
कि जो जनता के मुद्दे हैं, जो देश की इस वक्त ज़रूरतें हैं, जो लोग पावर में बैठकर कुछ अच्छे काम भी कर रहे होंगे लेकिन बहुत तरह से मिसयूज़ हो रहा, इसको रोकने के लिए हम अपने इलाके से किसे जिताएं जो हमारी आवाज़ बनकर हाउस में, हमारी आवाज़ बनकर सदन में जाए और हमारे देश के लिए अच्छा कुछ करे। सर 60% यूथ हैं देश में, इंडिया में, और वो जब मतलब कि वोटिंग में आते हैं, और जो 18 अबव इस बार जो नए वोटर हैं उनको लिए क्या कहिएगा आप? उनको मैं ये कहूँगा कि आपके यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ द सोसाइटी, यू आर द पीपल ऑन विच द इंटायर कंट्री इज़ गोइंग टू बी डिपेंडेंट, और सिर्फ इस साल नहीं, इन द ईयर्स टू कम। तो आप सोच समझकर वोट करें, और ये देश आपका है, नेता आप ही हैं इस देश के। तो अगर आप अपने वोट का, अपने अधिकार का ठीक से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जो एक सोने की चिड़िया देश जो रंग बिरंग के फूलों से सजा के हमें दी गई है, शायद हम उसके साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे। सर अभी वर्तमान सरकार जो है, और जो डेवलपमेंट की बात करें, कामकाज की बात करें, वो किस रूप में देख रहे हैं आप? मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ। आपका सवाल बहुत बढ़िया है, और इसका जवाब सिर्फ मैं ये देना चाहूँगा कि जब देश आज़ाद हुआ तो ब्रिटिशर्स यही कहा करते थे कि ब्रिटिशर जैसी मजबूत गवर्नमेंट, ब्रिटिशर जैसी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट थोड़ी इंडियंस बना पाएंगे। लेकिन हमने देखा बहुत अच्छे अच्छे प्राइम मिनिस्टर्स आए, बहुत अच्छे अच्छे लीडर देश में आए और देश चलाया। ये सच है कि अपोजिशन को जो रोल अदा करना चाहिए वो अपोजिशन नहीं कर रही अदा। तो आपको राम मनोहर लोहिया का ये स्टेटमेंट याद होगा कि उन्होंने कहा कि जब संसद, अपोजिशन के लोग अगर संसद में ठीक से काम न करें तो संसद सुनी हो जाती है, तो सरकार आवारा हो जाती है। तो जो जिंदा कौमें हैं, जो जिंदा पब्लिक है, वो 5 साल सरकारों का वेट नहीं करती, सड़क को जिंदा करती है, और सड़क को जिंदा करने का काम अपोजिशन का नहीं है, जनता का है। तो जमहूरियत वो हुकूमत है जिसके अंदर अगर अवाम अपने अपोजिशन लीडर से सेटिस्फाइड नहीं है तो सड़क पे आ सकती है। और मैं तो एक स्टेप आगे जाके कहना चाहता हूँ कि अपोजिशन, जनता को अपोजिशन का रोल अदा करना पड़ेगा अगर उनका देश ख़राब हो रहा है। तो अपोजिशन के लीडर्स अपनी अपनी मजबूरियों की वजह से वो चुप रहते हैं, खामोश रहते हैं, बोल नहीं पाते हैं, लेकिन जनता के पास ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। तो सड़क को जिंदा रखना का विषय है ना, लीडर ऑफ अपोजिशन यदि मजबूत नहीं है, बिल्कुल चिंता का विषय है, बिल्कुल बड़ी चिंता का विषय है। अपोजिशन लीडर मसलियतों के शिकार न बने और जनता की आवाज़ बनकर ठीक से उठाएं, और नहीं उठाएंगे तो देश की जनता अपोजिशन को भी बिल्कुल माफ़ नहीं करेगी। सर इंडिया के जो मोस्ट ऑफ द पीपल ये कह रहे हैं कि चेहरा का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि बीजेपी की बात करें, नरेंद्र मोदी की बात करें, एक चेहरा लोगों ने जज किया, मोदी को सपोर्ट किया, मोदी 2 बार प्रधानमंत्री बने, तीसरी बार भी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बात करें लीडर ऑफ अपोजिशन में कांग्रेस की बात करें, तो वो ऐसा कोई चेहरा ऐसा हो जिस पे लोग ट्रस्ट करें, जो देश को लीड कर सके, ये एक इम्पोर्टेंट मसला है। और ऐसा कोई चेहरा कांग्रेस को बहुत जल्द लाना। जो पुराने लोग हैं, पुराने तरीके हैं, उसको लोग चला रहे। अब थोड़े थोड़े यूथ की एंट्री हुई है, लेकिन वो भी बहुत कम है। और हमें पार्टी की तरफ से ये होना चाहिए कि जो नए लोग अपने अपने इलाके में अच्छा काम कर रहे हैं उनको जोड़ के लाएं। और ये सवाल आपका बिल्कुल वाजिब है कि मोदी जी के सामने कौन, कि मोदी जी जैसा मजबूत चेहरा, मोदी जी के जैसे बेहतर वक्ता जो लोगों को, आवाम को अपने जज्बात तक कनेक्ट करते हों, ऐसा अपोजिशन में बहुत कम है। लेकिन अगर हम इसी पे भरोसा करते रहें हमेशा, तो बहुत बार ऐसा देखा है कि जो मजबूत नेता और मजबूत चेहरा होता है वहाँ हमारे संविधान और देश की जनता का कभी कभी बहुत नुकसान हो जाता है। सर क्या लगता नहीं कि आपको कहीं कांग्रेस पार्टी आपसी फैमिली, आपसी ही चीज़ों में, अपने ही मतलब कि इर्द गिर्द की चीज़ों में उलझे हुए हैं, वो कोई ऐसा चेहरा क्लियर फिगर नहीं कर पा रहे हैं? हाँ, कुछ मसलहतें रहती हैं। आप देखें कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन में बहुत सारे अपोजिशन के लीडर जो जुड़ना चाहते थे नहीं जोड़ पाई, और काफ़ी हद तक बिखराव हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये कहना चाहूँगा कि हम जो कुछ भी करें वो देश के संविधान को सामने रख कर करें। और हो सकता है कि पोस्ट पोल अलायंस हो, उसमें कुछ लोग जुड़ें, लेकिन ये बहुत अच्छा होता कि अगर प्री पोल लोग ठीक से मिलते और अपने चेहरे को, अपने नेता को, अपनी नीयत को ढंग से प्रोजेक्ट करते और आवाम को ये भरोसा दिला पाते, ये कॉन्फिडेंस दिला पाते
कि अपोजिशन आपके मुद्दे को लेकर खड़ी है और ये हमारे लीडरशिप है जो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है। उसकी कमी रही है इस इलेक्शन में, दिख रही है, और वो मुझे लग रहा है कि इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद भी दिखने लगेगा। सर, मोदी जी के लिए कई सारे रूमर्स और कई सारी चीज़ें उनके प्रति एलिगेशंस आ रहा था पूरे कंट्री में, तो उन्होंने एएनए को इंटरव्यू दिया और उन्होंने कई सारी सवाल का जवाब दिया। क्या सर आप उसको किस रूप में देख रहे हैं? सुने मैं उस पे एलिगेशंस पे नहीं बोलना चाहूँगा। मोदी जी हमारे आपके देश के सबके प्रधानमंत्री हैं, सम्माननीय हैं, और जो उनके साथ उनकी बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो मुझे इंस्पायर करती है वो ये कि बहुत हार्ड वर्क हैं, काफ़ी हार्ड वर्क करते हैं, बहुत फोकस्ड हैं। जो मिशन तैयार करते हैं उस मिशन को कंप्लीशन तक ले जाना, सेल थ्रू करना, वो उनके एक्सपीरियंस और वो उनके स्ट्रेंथ का हिस्सा है। इसके साथ सिर्फ ये कहना मेरा है कि जो छोटी छोटी आवाम की प्रॉब्लम है, चूँकि इंडिया इज़ नोन एज ए यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो आप उस सोशल फैब्रिक को मिला के चलें तो शायद मोदी जी बहुत अच्छा कर सकते थे। और ग्राउंड पे अगर कोई, हो सकता है कि मोदी जी उन चीज़ों को शायद ना दे रहे हों, लेकिन ग्राउंड पे अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन की सियासत कर रहा हो, बांटने की सियासत कर रहा हो, इस तरीके का काम कर रहा हो, तो उस पर अंकुश लगाना, उस पर लगाम लगाना, उसको रोकना टॉप लीडरशिप की ज़रूरत होती है। मोदी जी के हार्डवर्क, उनके पैशन, परसिवरेंस और उनके जो कमिटमेंट है उसको हमेशा सलाम करता हूँ। और मैं सबको कहता हूँ कि इस एज में जिस मेहनत से मोदी जी काम कर रहे हैं, ऐसे नेता बहुत कम मिलते हैं। तो सर, यदि ओवरऑल एग्जीक्यूट किया जाए इस बार के चुनावी माहौल को, तो क्या मोदी जी का पलड़ा भारी है? ऐसा लग रहा है, लेकिन मैं तो हमेशा इसको अप्रिशिएट करता हूँ कि जमहूरियत में सरकारें बदलती रहनी चाहिए। 10 साल यूपीए को मिला, उसके बाद सरकार बदल दी गई, और जो एनडीए का पहला टर्म था वो अच्छा दिखने लगा, जैसे मनमोहन सिंह जी का पहला टर्म अच्छा दिखता था। तो सरकारें बदलनी चाहिए और शायद 5 साल के बाद दोबारा फिर बदल देनी चाहिए। और जब सरकारें बदलती रहती हैं तो लोगों के काम और जो गवर्नमेंट होती है वो ज़्यादा पीपल रिस्पॉन्सिव होती है, पीपल के इश्यूज़ पे ध्यान रखती हैं। मोदी जी ने सरकार की कई सारी कमियां हैं अभी हमारे कंट्री में, जो कि हम इस टर्म में उसको फुलफिल करेंगे। और 10 साल के बाद अगर आप कहें कि अभी बहुत कमियां हैं जिनको हमें ठीक करना है, जब आए थे तो कह रहे थे कि 50 साल के बदले सिर्फ मैं 5 साल मांग रहा हूं, दूसरे टर्म में आए तो कहे कि और 5 साल मांग रहा हूं, और फिर कहें कमियां हैं। तो पहले ये बताएं कि उस 10 साल में किसने रोका था उन्हें उन कमियों को पूरा करने में। तो उस पर ध्यान अगर दें तो शायद करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में एक ऐसी सीड, सिर्फ मोदी जी अब भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, ऐसी सीड डाल दी गई है कि जो लोग वोट बैंक की पॉलिटिक्स होती है कि किस सेक्शन से हमें कितना वोट मिलेगा, उसके लिए हम कितना काम करें, और किस सेक्शन को इग्नोर करके भी हम जीत सकते हैं, उनके लिए हमें कुछ करने की या उनको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। शायद इससे ऊपर उठना पड़ेगा, और ऊपर उठ के हमें देखना पड़ेगा कि हम वोट बैंक की सियासत से ऊपर उठें और ये देखें कि देश के लिए क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं। सर, ओवरऑल हम अभी तक जितना चीज़ को कैलकुलेट किए हैं, तो मोदी जी के कंपटीटर में, मतलब उनके सिमिलर में कोई ऐसा कंपटीटर लीडर जो टक्कर दे, बेस्ट लीडर के रूप में उभरे, वैसा कोई दिखता नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारा देश के लिए बहुत ज़रूरी है। 100% उससे एग्री करता हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2 पंक्तियाँ बहुत फेमस हैं कि इंसाफ की डगर पे लोगों दिखाओ चल के, इंसाफ की डगर पे लोगों दिखाओ चल के, ये क्षेत्र है तो तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के। तो जब कोई एक मजबूत लीडर के सामने मजबूत अपोजिशन फॉर रीजंस एंड वैरायटी ऑफ द रीजंस नहीं सामने आ रही हो, तो जनता ही अपोजिशन होती है। जनता का चेहरा ही इम्पोर्टेंट चेहरा है। आप देखें बहुत सारी कंट्री में जहाँ सेकंड लीडरशिप नहीं थी, बहुत बार ये भी कोशिश होती है, और अपोजिशन में भी जो टॉप लीडरशिप पे होते हैं और जो सरकार में सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन लीडरशिप नहीं जनरेट होने दी जाती है। तो उस वक्त अगर हम सिर्फ एक लीडरशिप की पूजा करेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो हमें सेकंड लीडरशिप जनता से निकल के आएगी और अपने आप आएगी। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हम व्यक्ति पूजा ना करें, हम अपने संविधान की पूजा करें। हम किसी व्यक्ति विशेष में जाके उलझ के अपने सेंटिमेंट्स और अपने जज्बात में खो न जाएं, बल्कि हम ये देखें कि ज़रूरत किस बात की है, और क्या ज़रूरत इस बात की है कि जनता को उजागर करना है, ज़िंदा रखना है। एक बड़े शायर की 4 पंक्तियां हैं
कि खराज कहते हैं रॉयल्टी टैक्स, कि खराज टैक्स जो है गवर्नमेंट हमसे इनकम टैक्स लेती है या और जीएसटी टैक्स लेती है, कि खराज देने से इनकार करके देखते हैं। अमीर शहर कहते हैं सरकार के हेड मुखिया को, जैसे भारत के प्रधानमंत्री हों या अपने स्टेट के चीफ मिनिस्टर हों या हमारे डिस्ट्रिक्ट के कोई डीसी हों, कि खराज देने से इनकार करके देखते हैं, अमीर शहर से तकरार करके देखते हैं। ये रहनुमा मीन्स लीडर्स, ये रहनुमा तो जगाने से भी न जगे, चलो आवाम को बेदार करके देखते हैं। तो मुझे लग रहा है उसकी ज़रूरत आ गई है। सर लास्ट सवाल कि मास कॉम के सेक्टर में आप लगातार काम कर रहे हैं, आपने कहा कि मेरा पैशन है, प्रोफेशन मेरा था एमसीए करके जो आपने जो भी जॉब किया। सर मास कॉम के पूरा ऑल इंडिया लेवल पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको क्या मैसेज देंगे, एक बेस्ट मैसेज? अच्छे से पढ़ें, अपने को एक अच्छे जर्नलिस्ट में कन्वर्ट करें, ट्रांसफॉर्म करें, ग्रूम करें, और किसी भी मीडिया हाउस की ग़ुलामी न करें। अगर उनको उनके थॉट प्रोसेस पे काम करने दिया जाए तो जहां आपको अच्छा लगे वहां ज्वाइन करें, नहीं तो आज सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और आपके पास बाकी सहूलतें अवेलेबल हैं जिनके तहत आप इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म कर सकते हैं। आप एक ट्रुथ और एक इंडिपेंडेंस, इसको हाथ से न जाने दें। कभी भी कोई ऐसी भ्रामक खबर जो शायद टू सम एक्सटेंट देनी चाहिए, लेकिन ऐसी सेंसिटाइजेशन के साथ, सेंसेशन के साथ न क्रिएट करें कि उससे समाज के ताने बाने बिगड़ जाएं, और ऐसा भी न करें कि आप खामोश रहें। तो मैं हमेशा कहता हूं कि पत्रकार वो जिसकी कलम न रुके, न थके, न झुके, न बिके और न भटके, ऐसे पत्रकार बनिए। तो सर ने बहुत ही अच्छी तरीके से कहा कि पत्रकार वो बने जो न कलम रुके, न थके, न कभी डगमगाए, क्योंकि पत्रकारिता इंडिपेंडेंट करते हैं तब जब लगता है कि आप सरकार के अंदर में आप कोई बातें कर रहे हो, लेकिन सरकार के हर तरह से बातें करें, उनके जो काम काज है, अच्छाई बुराई हर चीज़ को जब दिखाते हैं तो वही रियल में पत्रकार है। और ऐसी चीज़ों को आप लोग समझे, तमाम मास कॉम के स्टूडेंट्स या फिर जितने भी पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। धन्यवाद।